आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, उसके बाद मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम और इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम एंड विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये स्पर्श रेखा क्या बताती है? ये स्पर्श रेखा बताती है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये कब तक चुंबकीय भांति कार्य करेगा? जब तक इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तब तक। यदि चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। उस पर क्या लगता है बच्चे? एक बल लगता है। तो इस कुंडली में से एक प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, 16 एम्पीयर उपयोग होता, तो उस स्थिति में घरेलू धारा का मान 16 एम्पीयर हो जाएगा। होता है अप्लाइंसेस। हेलो हेलो हेलो, तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश रोवन आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स मास्टर, आप सभी का फिजिक्स टीचर आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही अच्छा चैप्टर क्लास 10th के लिए डेडिकेटेड। जैसा कि आप सभी को अब तो पता होगा यार, आप सभी को अब अच्छी तरह से पता है कि क्लास 10th के लिए समरी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम पूरा सिलेबस बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के साथ फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। पहली बात, आज कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले बेटा? विद्युत धारा के चुंबक। अच्छा देखो बेटा, इसी के साथ साथ आपको बोर्ड बूस्टर अवेलेबल है, जहां पर पूरा सिलेबस डिटेल्ड में विद क्वेश्चंस, विद न्यूमेरिकल, विद प्रैक्टिस के साथ दिया हुआ है। अगर वहां पर इन केस वो भी कम पड़े तो आपके लिए मास्टर 30 नाम की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हर एक चैप्टर के 30 हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दिए गए हैं। उसके अलावा एक समरी सीरीज ये चल ही रही है आपके लिए, और ऐप पर भी उड़ान हिंदी 2024 नाम का बैच चल रहा है। तो बच्चे बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल 1% की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पीडब्ल्यू की तरफ से 1% की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। 1% मतलब एक कोना भी नहीं दिया जाएगा किसी तरह की कमी रहने के लिए। तो बस एक ही चीज की जरूरत है, आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हो, तो रिजल्ट खराब कैसे हो सकता है? रिजल्ट अच्छा होगा होगा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, उसके बाद मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम एंड विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अच्छा, इसके अलावा भी काफी और टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। यही टॉपिक काफी नहीं है, इसके अलावा भी काफी और टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा कंक्लूजन दिया होगा कि ये मेन टॉपिक होने वाले हैं। अब बेटा शुरू करते हैं आज हम पहला टॉपिक। अब बच्चे, एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व करा कि जब भी किसी तार में से करंट फ्लो होता है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। फिर से बोल रहा हूं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, जरूरी नहीं तार ही हो, कुंडली भी हो सकता है, सोलेनॉइड भी हो सकता है, कि जब भी किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए वो एक धारावाही चालक के पास कंपास को लेकर आते हैं। तो ये रहा एक चालक तार, ठीक है। अब अच्छा देखो, ये रहा एक चालक तार। इस चालक तार में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो ये जो कंपास है ना, इसका जो निडल है वो निडल नॉर्थ एंड साउथ में रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही इस चालक तार में से धारा प्रवाहित होने लगती है तो ये कंपास है ना, अपने विक्षेपण की दिशा को बदल देता है। और जब ये विक्षेपण की दिशा को बदलता है, अर्थात इससे मिल रही है कहीं ना कहीं से चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके कारण है बच्चे? इस विद्युत के कारण। यदि आप विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देते हो, ना, तो ये चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता था ना, वो भी बंद हो जाता है। यदि आप विद्युत के प्रवाह को बढ़ा देते हो ना, तो ये चालक तार की वजह से जो विक्षेप हो रहा है ना, विक्षेप का मान भी क्या हो जाता है बच्चे? बढ़ जाता है। तो जब भी किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की बनने की घटना को कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कहा जाता है बच्चे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये किसने बताया था बच्चे? ये बताया था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने 1820 में। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब चुंबक व चुंबक के गुण, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, ऐसा कोई भी बालक नहीं होगा इस क्लास में जो इस लेक्चर को देख रहे हो जिन्होंने चुंबक से खेल नहीं किया हो, जिन्होंने चुंबक से कुछ खेल नहीं किया हो, चुंबक से संबंधित कुछ ना कुछ गेम नहीं किया हो। तो अब चुंबक क्या होती है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोह वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है बच्चे? आकर्षित। जैसे लोहा हो गया, लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छा, इस दुनिया में ऐसी कोई चुंबक नहीं है जिसके पास एक ध्रुव हो। हर एक चुंबक के पास दो ध्रुव होंगे, एक ध्रुव होगा उत्तरी ध्रुव, एक ध्रुव होगा दक्षिण ध्रुव। आप एक चुंबक को धागे से लटकाओ और ऐसे छोड़ दो तो एक हिस्सा उत्तर में रुकेगा, एक हिस्सा दक्षिण में रुकेगा। तो इस आधार पर डिस्कस किया गया, इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव होते हैं किसी भी चुंबक के। अच्छा देखो, अगर चुंबक के समान ध्रुवों की बात करते हैं, जैसे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ मतलब उत्तरी, साउथ मतलब दक्षिणी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे? रिपेल करेंगे, अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? प्रतिकर्षित करेंगे।
यदि हम बात करेंगे किसकी बच्चे, एक एन ध्रुव की, एक एस ध्रुव की, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, आकर्षित, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, आकर्षित। ठीक है, तो बेटा एन एन प्रतिकर्षित, एस एस प्रतिकर्षित, लेकिन एन एस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यही बात आपके सामने लिखी हुई है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा, अगर आप किसी चुंबक को धागे से लटकाकर छोड़ देते हो तो वो कहाँ रुकेगी, वो रुकेगी उत्तर दक्षिणी ध्रुव में। तो यही बात लिखी हुई है कि स्वतंत्र रूप से टकराई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा में और उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा में संकेत करता हुआ ठहरता है। ठीक है बेटा, क्लियर। ये देखो बहुत 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 डिटेल में मैंने उड़ान हिंदी के बैच में बताई गई हैं सारी बातें। उड़ान हिंदी में हम डिटेल में पूरी जानकारी के साथ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ हम सारी बातें करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बचा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों, जैसे भाई साहब ये रही एक चुंबक, अब इसके पास में यहां पर किसी वस्तु को रख दूं तो चुंबकीय वस्तु को रखूंगा तो जिसके कारण चुंबक इस वस्तु को अपनी ओर खींच लेगी। इस वस्तु को मैंने यहां रख दिया, चुंबक इस वस्तु को अपनी ओर खींच लेगी, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर इस चुंबक का प्रभाव होगा वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो मेरे बच्चों, किसी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूजन किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना, वो होता है टेस्ला। इसके और भी मात्रक होते हैं, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये सारी बातें हम 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, तो घबराना मत। ठीक है। अब अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, मतलब परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अर्थात ये सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चे, सदिश राशि है। उसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिससे उस क्षेत्र जिसके अनुदिश दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के भीतर गमन कर सके। मैं आपको इस बात को बहुत शॉर्ट में बताऊं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ होती है। कहां से होती है बच्चे, उत्तर से दक्षिण की ओर, चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर ही होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, जैसा कि आपको अगले टॉपिक में दिया ही गया है। ठीक है, अगले टॉपिक में दिया ही गया है। ठीक है, अब बेटा देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। माइकल फेराडे नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी कल्पना की थी। तो मान लिया ये एक चुंबक है, इसका एक ध्रुव है दक्षिण ध्रुव, एक ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है दक्षिण ध्रुव है। तो मेरे बच्चों, जब भी हम यहां पर कंपास को रखते हैं, कंपास आप जानते हो, जब भी कंपास को रखते हैं तो पॉइंटर बाहर की तरफ पॉइंट करता है, मतलब विक्षेपण बाहर की तरफ, और यहां रखते हैं ना तो विक्षेपण अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि चुंबकीय बल जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उसकी दिशा नॉर्थ से कहां होती है बच्चे, साउथ की ओर। कहां से कहां होती है बच्चे, नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर। ठीक है, अब बच्चे देखो, इस पर, इसके किसी भी मार्ग पर, इसके किसी भी मार्ग पर, इस वक्र रेखा के, इस चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींचो। आप इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट, जो कि टच होती हुई जाने वाली लाइन होती है। तो आप किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे ना, तो ये स्पर्श रेखा, क्या बोला, तो ये स्पर्श रेखा क्या बताती है, ये स्पर्श रेखा बताती है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर आपको इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है तो स्पर्श रेखा खींच दो। अब बेटा एक बात और, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। तो अर्थात, अच्छा ये बाहर मैं यहां और लिख देता हूं, बाहर कहां से कहां होती है बच्चे, उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर कहां से, दक्षिण से उत्तर। इससे हमें क्या पता चलता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र बनाती हैं। कैसे आकार की होती है, वक्र, एक कर्व शेप की होती है, जिसके किसी भी बिंदु पर आप जब स्पर्श रेखा खींचते हो ना, वो स्पर्श रेखा बताती है किसकी दिशा, वो स्पर्श रेखा बताती है दिशा चुंबकीय क्षेत्र की उस स्पेसिफिक बिंदु पर। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, पहली बात तो ये अनंत होती हैं। अगर आप एग्जाम में कुछ ना बना पाओ तो ये बना देना, ये अनंत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। इसकी चुंबक के अंदर भी बन रही है, बाहर भी बन रही है, अंदर भी बन रही है, तो कर्व बना रही है ना, पूरा बंद रास्ता बना रही है। अच्छा देखो, जहां जहां ये पास होंगी ना, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। जैसे आप अभी तो मैंने एक बनाई है, यहाँ पर आप इनफाइनाइट बना सकते हो, कितनी बहुत सारी, यहाँ से ढेर सारी, यहाँ से ढेर सारी निकलेंगी, यहाँ से ढेर सारी निकलेंगी, जो कहाँ जाएंगी बच्चे, साउथ की तरफ। तो जिस जगह पर ये घनी होती है, जिस जगह पर ये डेंस होती है, पास पास होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और जहां पर ये दूर दूर होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कम। अब देखो बेटा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। मैं आपको कारण के साथ बताता हूं। मान लो ये लाल रंग की चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां पर पीली वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा को काटती है। ठीक है, अगर ये काटेगी तो इसके स्पर्श
रेखा बनाओ यहाँ पर, इसकी स्पर्श रेखा बनाओ यहाँ पर, तो दो दिशाएं मिल रही हैं, जो कि संभव नहीं है। तो कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु पर दो बल रेखा, दो दिशाएं मिलती हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा देखो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र बता चुका हूं। चलो अब बेटा हमें पढ़ना है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसा कि इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मानो एक चालक है, इस चालक में से जब धारा प्रवाहित होती है ना, तो इसके पास रखा हुआ जो कंपास है ना, वो कंपास डिफ्लेक्शन देता है, वो कंपास विक्षेपण देता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि इस चालक तार में से जब धारा प्रवाहित हो रही है तो चारों ओर क्या बन रही है बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र। अब बेटा यही टॉपिक तो हम पढ़ना चाह रहे हैं कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब बेटा बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत मजेदार सा चैप्टर है। तो 18 से 20 में ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग से पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चालक के चारों ओर क्या प्रवाहित होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब बेटा सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है कि चारों ओर क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक वक्रीय आकार का होता है, वक्रीय वक्र बनाता है, तो इसलिए इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना है तो यहाँ पर बहुत सारी बल रेखाएं भी बनेंगी, बिल्कुल बन रही होंगी। ये बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते। ये बल रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। तो किसी भी चालक तार के कारण जो बल रेखाएं बनती है ना, वो संकेंद्रीय होती हैं। बहुत सारी होती हैं लेकिन कैसी होती है, संकेंद्रीय। इनका केंद्र क्या होता है, एक ही होता है, और वो केंद्र कौन सा होता है, चालक तार होता है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यार मैंने कुछ देर पहले कहा था कि चुंबकीय बल रेखाएं एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसकी दिशा कैसे निकालोगे, चिंता की कोई ना बात, जब ये नियम है आपके साथ। नियम ये रहा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम। बहुत सिंपल है बेटा, आपने क्या करना है, एक तार में से करंट फ्लो हो रहा है इतना पता लगाना है। आपने तार में से करंट फ्लो हो रहा है इतना पता लगाना, फिर आपका सीधा हाथ देना है, आपका सीधा हाथ, राइट हैंड यूज करोगे दक्षिण हस्त का। तो सीधा हाथ को, सीधा हाथ का जो अंगूठा होता है ना, उस अंगूठे को रखोगे किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस अंगूठे को रखोगे किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको मैंने रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये मेरी उंगलियों का कर्ल है ना, ये मेरी उंगलियों का झुकाव है ना, ये उंगलियों का झुकाव बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर से मैंने क्या करा, इससे रखा डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अंगूठे को दिखाओ करंट को, तो मेरी उंगलियों का जो झुकाव है ना, ये उंगलियों का झुकाव रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इसके चारों ओर बन गई चुंबकीय क्षेत्र, मैं दूसरा यूज कर लेता हूं, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बना होगा, ठीक है। अब मुझे इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है, कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना। ये अंगूठा दिखाया और उंगलियां घूमकर, मतलब ये अंदर से घूमकर बाहर आ रही हैं, तो ये रही दिशा। जब यहां से ये दिशा रही तो यहां से अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि वक्री होता है, ठीक है। तो बेटा ये नियम आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व के बारे में पढ़ना मतलब धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इस नियम को अच्छी तरह से सीख लेना, ठीक है। आगे, अब धारावाही वृत्तीय चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मान लो हमने वो जो तार था ना, इस तार को घुमाकर इस आकार का कर दिया। अब वो जो तार था ना, इस तार को घुमाकर इस आकार का कर दिया, और इसमें से धारा प्रवाहित करने के लिए हमने बैटरी सेल कुछ लगा दिया, बैटरी सेल कुछ लगा दो, जिसके कारण इसमें से धारा प्रवाहित होगी। तो एस से एस से एस से एस से एस से जाएगी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब आपने क्या करना है, इसके हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है। कोई ना एक नियम आपने पढ़ लिया ना, वही नियम आपके लिए यहां भी काम करेगा। आपने क्या करा, अंगूठे की दिशा में उंगलियों को रख दिया, नहीं माफ करना, धारा की दिशा में अंगूठे को रख दिया, उल्टा ही बोल दिया था मैंने। धारा की दिशा में किसको रख दिया बच्चे, अंगूठे को। और जैसे अंगूठे को रखा ना, आपकी उंगलियों का जो झुकाव होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। इस आपकी उंगलियों का जो झुकाव होगा ना, वो झुकाव दिखाएगा किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहां पर रखो बेटा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, ठीक है, उंगलियों की दिशा, ठीक है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, तो बेटा उंगलियों की दिशा ये बन रही है, ठीक है। तो यहां से ऐसा जाएगा, यहां से ऐसा। तो बेटा जिस भी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो, सिर्फ एक नियम याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये रहा नियम। बेटा मैंने आपसे कहा है
कि ये नियम जो है ना आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने इस नियम को ध्यान से पढ़ लिया ना, इस नियम को ध्यान से पढ़ लिया, तो आप किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के कारण निकाल सकते हो। तो बेटा क्या बोलता है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, तार को पकड़ना मत, पकड़ने की कोशिश, बस फील करना है ना, कि धारावाही चालक तार को हाथ की मुट्ठी में इस तरह से पकड़ो, सीधे हाथ की, कि जो अंगूठा है ना धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दिशा करेंगी। याद रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। अब बेटा अब परिनालिका, अब सवाल यह है कि परिनालिका क्या होती है, सवाल यह है कि परिनालिका क्या होती है। अब बेटा देखो, एक चालक तार को इस आकार में लपेटो, इस आकार में लपेटो कि बहुत सारे फेरे हो जाएं, बहुत सारे फेरे, बहुत सारे फेरे हो जाए और ये बेलनाकार आकार में हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका इसके लिए क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका है कि इसके लिए आप एक लोहे का बेस ले लो, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। तो इसके ऊपर मैंने देखो बहुत सारा कॉपर का तार लपेट दिया। अब ये काम करेगा किसकी तरह बेटा, परिनालिका की तरह। ये किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चे, परिनालिका की तरह। तो जब किसी लंबे विद्युत द्रोही चालक तार को सर्पिल रूप में एक प्रकार से लपेटा जाता है कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग हो परंतु अगल बगल हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। अब बेटा देखो, अब परिनालिका में से आप धारा प्रवाहित करोगे तो ये रही धारा की दिशा, परिनालिका में से आप क्या प्रवाहित करोगे, धारा, तो ये रही धारा की दिशा, धारा यहां से जाएगी और घूमकर आएगी। अब बेटा जिस तरफ से, देखना बेटा ध्यान से, जिस तरह से धारा घड़ी की दिशा में घूम रही होगी, ठीक है, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, साउथ की तरह। और जिस तरफ धारा घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही होगी वो किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चे, नॉर्थ की तरह। अब ये डिपेंड करता है, आप यहां से देखो तो देखो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है तो नॉर्थ बनेगा, और मैं अगर उस तरफ से देखूंगा, ठीक है, तो घड़ी की दिशा में घूम रही, घड़ी की दिशा में घूम रही है तो कौन सा ध्रुव बनेगा, साउथ बनेगा। याद रखना बेटा, तो ये तरीका होता है निकालने का, चुंबकीय क्षेत्र को निकालने का। ये यदि घड़ी की दिशा में घूम रही है तो साउथ, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है तो नॉर्थ, क्योंकि ये होता है ना, ये परिनालिका जो होती है ना, एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है बच्चे, दंड चुंबक की भांति। और यदि ये दंड चुंबक की भांति कार्य कर रही है तो उसके पास ध्रुव भी होंगे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इसको सोलेनॉइड की फॉर्म में भी पढ़ा जाता है। कैसे, तो भाई साहब जब नॉर्थ एंड साउथ ध्रुव होंगे, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान होता है और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका परिमाण दूरी के साथ परिवर्तित होता रहता है। यदि आप इसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे, पहला तो फेरों की संख्या बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, दूसरा इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को भी बढ़ाकर किया जा सकता है। तो इसके काफी तरीके हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के। पहला तो फेरों की संख्या बढ़ा दो, दूसरा इसमें से प्रवाहित धारा के मान को बढ़ा दो, या फिर तीसरा इस परिनालिका के बीच में किसी प्रकार का लोहे का क्रोड रख दो, लोहे का कोर रख दो। इसे क्रोड भी कहा जाता है, इसे कोर भी कहा जाता है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत चुंबक, क्योंकि धारा बनाती है चुंबकीय क्षेत्र, तो क्यों ना हम इस प्रिंसिपल का उपयोग करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर लें, क्यों ना हम इस प्रिंसिपल का उपयोग करके कुछ बातें सीख लें, क्यों ना हम प्रिंसिपल का उपयोग करके कुछ चीजें सीख लें। तो यहां से हमने उस प्रभाव का उपयोग कर विद्युत चुंबक बनाया। चुंबक आप जानते हो जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ऐसा चुंबक जो विद्युत धारा के कारण बनता है उसे कहा जाता है विद्युत चुंबक। देखो कैसे बनाते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक यू आकार का भी हो सकता है और एक बार के आकार का भी हो सकता है। ये रहा मेरे पास एक नर्म लोहे का टुकड़ा, इस पर मैंने बच्चे बहुत सारा कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर पास करके लपेट दिया, पास करके क्या कर दिया बच्चे, लपेट दिया। अब कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर जब आप इस पे पास करके लपेटोगे ना तो बेटा इसमें से विद्युत धारा, और जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, ये क्या बन जाएगा, एक चुंबक की भांति कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, एक चुंबक। और ये कब तक चुंबक की भांति कार्य करेगा, जब तक इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तब तक। आप धारा के प्रवाह को बंद कर दो तो ये चुंबक की भांति कार्य करना भी बंद कर देगा। एक तो इस आकार का हो सकता है और एक यू आकार का भी हो सकता है, ठीक है। एक किसकी तरह हो सकता है, यू आकार का भी संभव है। तो बेटा देखो ये बनाया मैंने यू आकार का एक नर्म लोहे का टुकड़ा, यू आकार का नर्म लोहे का टुकड़ा, फिर इस पर मैंने लपेट दिया बहुत सारा तार, ठीक है। एक तरफ से तार लपेटा जो घूमता एक तरफ क्लॉकवाइज और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ क्लॉकवाइज और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एक तरफ क्लॉकवाइज था, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज था। अब इसमें से प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा, तो यहां से विद्युत धारा तो ऐसी जाएगी,
ठीक है। लेकिन यहाँ से विद्युत धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि बेटा याद करो एक तरफ क्लॉकवाइज है और एक तरफ कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो बेटा ये भी एक चुंबक की तरह कार्य कर रहा है, ये भी एक चुंबक की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि जब जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर जो क्रोड़ लगा हुआ है, ये क्रोड़ एक दंड चुंबक की भांति या यू आकार के चुंबक की भांति कार्य करने में सहायक होता है। बढ़िया। विद्युत चुंबक को चुंबकत्व को बढ़ाने का पहला तरीका, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, फेरों की संख्या बढ़ा दो। दूसरा तरीका, इसके पास जो सॉफ्ट आयरन का कोर रख दो, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर रख दो। तीसरा, धारा के मान को बढ़ा दो। धारा की वजह से विद्युत क्षेत्र, धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ना, और धारा की वजह से अगर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो क्यों ना मैं धारा के मान को बढ़ा दूं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान का भी परिमाण बढ़ जाएगा। ठीक है। आपको निकालना है पोलैरिटी, आपको निकालना है कि कौन सा दक्षिण ध्रुव है, कौन सा उत्तरी ध्रुव है। चिंता की कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहां से करंट घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो जब घड़ी की दिशा में घूमेगा तो वो साउथ की तरह काम करेगा, और जब कहां पर करंट घड़ी के विपरीत घूम रहा है तो वो काम करेगा, हाँ सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो। ठीक है। अब देखो मैं जो बात बोल रहा था ना ओरली, ये रही वो बात कि चुंबकत्व की तीव्रता किन बातों पर डिपेंड करती है। पहला, परिनालिका में फेरों की संख्या पर। पहला किस पर डिपेंड करती है, यदि आप फेरों की संख्या बढ़ा दोगे, यदि आप फेरों की संख्या बढ़ा दोगे तो चुंबकत्व का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब बेटा दूसरा, विद्युत धारा के परिमाण पर। यदि आप विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ा दोगे, यदि आप विद्युत धारा के मान को बढ़ा दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है ना उसका मान भी ज्यादा हो जाएगा। तीसरा, क्रोड़ के पदार्थ की प्रकृति पर। यदि आप क्रोड़ का जो पदार्थ है ना उस पदार्थ को परिवर्तित कर देते हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी परिवर्तित हो जाता है। सामान्यतः नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये आसानी से चुंबकित हो जाता है और आसानी से विचुंबकित भी हो जाता है, इसी कारण से नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर, बढ़िया, चमका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। मान लो, 1 मिनट के लिए फील करना, मान लो एक लोहे की रॉड है, ये रही एक लोहे की रॉड। इस लोहे की रॉड में से आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो एक तार की सहायता से। ठीक है, आपने इसको यहां से लटका दिया तार की सहायता से। अब ये तार में से यहां से विद्युत धारा जाती है और यहां से विद्युत धारा आती है। सुनना ध्यान से, जैसे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस ये जो पीले कलर का वायर बना है ना, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के बन जाने का कारण तो आपको पता है, विद्युत धारा है। अब मैं इसके पास अब बाहर से एक चुंबक उठाकर लाता हूं। क्या लाता हूं, बाहर से एक चुंबक इसके पास लेकर आता हूं, तो इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और ये जो तार है ना, ये जो तार है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा ना। तो जब भी किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब भी किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। उस पर क्या लगता है बच्चे, एक बल लगता है, और इसी बल के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो जब भी किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, अब जो बल की दिशा है ना वो डिपेंड करती है, बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा, दोनों ये एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। और इसके लिए एक नियम होता है जिस नियम के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अच्छा देखो, अब बात यह है कि बल लग रहा है। अब बल लग रहा है तो बल की दिशा भी होती है, बल एक सदिश राशि है तो बल की दिशा भी होती है। किस दिशा में बल जाएगा, किस दिशा में बल जाएगा, तो उस बल की दिशा को पता लगाने के लिए हम एक नियम का उपयोग करेंगे, और ये रहा आपके बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद द हेल्प ऑफ बाएं हाथ के नियम, विद द हेल्प ऑफ बाएं हाथ के नियम आपने क्या करना है, पहले देख लो। उल्टा हाथ हमेशा लेफ्ट हैंड लेना है। आपने बायां हाथ लिया, तर्जनी, मध्यना और अंगूठा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यना, ये तीनों को इस तरह से रखो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आप जहां से देख लो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर देखना चाहिए। आप यहां से देख लो, यहां से देख लो, या कहीं से देख लो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवता देखना चाहिए। अब देखो बेटा, यदि ये आपकी जो मध्यमा है ना, मिडिल फिंगर है ना, ये धारा की दिशा बताती है। ठीक है, और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, तो ये बल की दिशा बताएगा। अंगूठा किसकी दिशा बताएगा बच्चे, बल की दिशा। तो बेटा देखो, ये धारा की दिशा, ये क्षेत्र की दिशा, और ये अंगूठा किसकी दिशा बताएगा, बल की दिशा। इससे फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ऐसे भी याद रखते हैं। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऐसे भी याद रखते हैं। तो देखो, अंगूठा तो क्षेत्र और धारा, धारा क्षेत्र अंगूठा, धारा क्षेत्र अंगूठा, उल्टा हाथ ही उपयोग होना। यदि आपने गलती से सीधा हाथ उपयोग कर दिया तो गलती से आपके मार्क्स भी चले जाएंगे। तो बेटा याद रखना, उल्टा हाथ ही उपयोग होना है। तो ये हाँ सही कह रहे हो, धारा की दिशा, ये क्षेत्र की दिशा, और ये अंगूठे में बल की दिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब 1820 में हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने कहा कि जब भी किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो इसी बात को आगे सोचा 1831 में माइकल फेराडे ने कि धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। धारा की वजह से क्या बन रहा है बच्चे? चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र की वजह से धारा बनाई जाए, क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या बनाई जाए बच्चे? धारा बनाई जाए। तो यहां से शुरुआत हुई किसकी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। किसकी शुरुआत हुई बच्चे? विद्युत। अब देखो बेटा, बड़ा आसान सा फिनोमेना है, बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है, देखो ध्यान से, ठीक। जब भी किसी कुंडली, देखना कहानी कैसे शुरू हुई। ये रही एक कुंडली, ये रही एक कुंडली। इस कुंडली के पास, कुंडली में से अगर धारा प्रवाहित होगी तो उसका पता लगाने के लिए मैंने इसके पास एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इसके साथ क्या, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ धारा की उपस्थिति का पता लगाना। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? धारा उपस्थित है या नहीं ये पता लगाएगा। दूसरा, धारा की दिशा क्या होगी। तो गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है? धारा की उपस्थिति का पता लगाना, और दूसरा धारा की दिशा का पता लगाना। अब बेटा, इसके पास मैंने लाकर रख दिया एक चुंबक को। ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? फेराडे। अब उन्होंने क्या करा? इस चुंबक को लाकर रख दिया। जैसे ही उन्होंने चुंबक को लाकर रखा तो इस चुंबक के चारों ओर क्या होगा बच्चे? चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबक के चारों ओर क्या होगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। जब इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, जब इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, जब इस चुंबक के, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के पास आ गया। तो कुंडली में से धारा प्रवाहित होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई, लेकिन नहीं। अब माइकल फेराडे ने इस चुंबक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। अब प्रबल चुंबक को लेकर आए, तब भी धारा प्रवाहित नहीं हुई। उसके बाद ये जो तार दिख रहा है ना, कुंडली में फेरों की संख्या बदल कर देखी, तब भी धारा प्रवाहित नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाई, तो उसके बाद भी धारा प्रवाहित नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर को भी बदल के देख लिया, लेकिन फिर भी धारा प्रवाहित नहीं हुई। अब उन्होंने एक नई चीज करी। अब क्या करा उन्होंने? अब उन्होंने एक बात की कि इस चुंबक को यहां लेकर आए, पहले दूर लेकर गए और फिर पास लेकर गए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, इस चुंबक को दूर लेकर गए और फिर कहां लेकर गए? पास लेकर गए। दूर लेकर गए और फिर कहां लेकर गए बच्चे? पास लेकर गए। दूर और पास। तो इस कुंडली के सामने चुंबक को ऐसे ऐसे रोटेट कराया, इस कुंडली के सामने चुंबक को ऐसे ऐसे रोटेट कराया, इस कुंडली के सामने इस चुंबक को ऐसे ऐसे रोटेट कराया। तो जब भी किसी कुंडली के सामने चुंबक का रोटेशन होता है, जब भी किसी कुंडली के सामने चुंबक का रोटेशन होता है, जब भी किसी कुंडली के सामने चुंबक का रोटेशन होता है, तो इस कुंडली में से एक प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है, जिस घटना को कहा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, क्या कहा गया बच्चे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब भाई साहब, वो तो थे शरारती, शरारती मतलब दिमाग तो बहुत खतरनाक था उनका, सोचते थे। उन्होंने कहा क्या, ज्यादा तेज रोटेट कराया ऐसे, जैसे जैसे ज्यादा तेज रोटेट कराया ना, तो ये जो कुंडली थी ना, इसमें से धारा का मान भी बढ़ गया। कौन बता रहा है धारा का मान बढ़ गया? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण भी बढ़ गया। तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण बदल गया, अर्थात प्रवाहित धारा का मान भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब आपने क्या करना? अब एक तो ये चीज हो गई, अब क्या करा उन्होंने? उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया, और उल्टा करने के बाद देखा तो विक्षेपण की दिशा भी विपरीत हो गई। तो बच्चे, जब भी किसी कुंडली में से, जब भी किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को गति कराओगे ना, पास में उससे सापेक्षिक गति होना चाहिए, दोनों के बीच कांटेक्ट। ऐसा नहीं कि आप कुंडली को यहां रखो और बहुत दूर ले जाकर चुंबक की गति कराओ, नहीं, वो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में ही होना चाहिए इस कुंडली को। तो इस कुंडली में से एक प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है, इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जैसे जैसे आप इसके मोशन का मान बढ़ाओगे, जैसे जैसे इसके बीच की गति को बढ़ाओगे, तो इसमें से प्रवाहित धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बेटा सुनना ध्यान से। अब चुंबक को रख दो, अब हम किसको रोटेट करेंगे? कुंडली को। यदि आप चुंबक को रखकर कुंडली को रोटेट करते हो, तब भी धारा प्रवाहित होती है इस कुंडली में। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों के मध्य कैसी गति होना चाहिए? आपेक्षिक गति। दोनों के मध्य आपेक्षिक गति होना चाहिए, और इस घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस घटना को क्या कहा जाता है बच्चे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बेटा देखो ध्यान से, अब विद्युत धारा बन गई किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। विद्युत धारा बन गई चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो इसको हम गति करा रहे हैं, चुंबक को गति करा रहे हैं। तो चुंबकीय गति, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा, ये तीनों एक दूसरे को रिलेट करती हैं। क्या बोला? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक की गति, गति की दिशा, और तीसरा विद्युत धारा। अब बात यह है कि ये विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है ना, उस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए हम एक नियम का उपयोग करते हैं, और उस नियम का नाम क्या है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। अब देखो नियम क्या कहता है, आप राइट हैंड लो। कौन सा लो? राइट हैंड। तो ये रहा राइट हैंड, राइट हैंड ये रहा, ठीक है। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को आप इस तरह से रखो,
कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, राइट हैंड ही लेना है, राइट हैंड ही लेना, अंगूठा तर्जनी और मिडिल फिंगर मध्यमा, अंगूठा तर्जनी और मिडिल फिंगर मध्यमा, इन तीनों को इस तरह से रखो कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो बच्चे, परपेंडिकुलर। तो बेटा अंगूठा गति की दिशा में होना चाहिए, उंगली किसकी दिशा में, क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा यदि गति की दिशा में, उंगली क्षेत्र की दिशा में, तो जो मध्यमा है ना, ये आपको दिखाएगी प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं बेटा कि अंगूठा ऊपर, ठीक है, तो ये हो गई किसकी दिशा बेटा, क्षेत्र की दिशा, तो ये बाहर की तरफ होगी धारा की दिशा। ठीक है, अंगूठा किसकी दिशा, वेलोसिटी मतलब मोशन की दिशा में होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी की दिशा में होगा, तो आई की दिशा में, आई की दिशा में कौन होगा, बढ़िया सही कह रहे हो तुम लोग, विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा होगी। अब बेटा इसी के आधार पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र जैसा कि शब्द आपको बताता है, जनित्र का मतलब हुआ जननी, जनित्र का मतलब हुआ बनाने वाली, तो विद्युत जनित्र एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत धारा का जननी करेगा, विद्युत धारा को बनाएगा। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, कैसे, हम भाई साहब कुछ ना कुछ काम करेंगे, पवन चक्की में भी यही नियम लगता है, टरबाइन में भी यही नियम लगता है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है, विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें से हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। हम नहीं पवन चक्की से जोड़ दो, टरबाइन से जोड़ दो, जिसके कारण क्या बनता है बच्चे, विद्युत बनती है, जिसके कारण क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा बनती है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को, किसको बेटा, क्लियर लिखा हुआ ऊपर, जो यांत्रिक ऊर्जा को मतलब मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। देखो बेटा इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पहला पार्ट होता है चुंबक, पहला पार्ट क्या होता है, ये देखो लगा हुआ क्षेत्र चुंबक, N और S नाम का क्षेत्र चुंबक, तो ये लगा हुआ बच्चा क्षेत्र चुंबक। इस क्षेत्र चुंबक के बीच में एक आर्मेचर, एक कुंडली, इस क्षेत्र चुंबक के बीच में एक आर्मेचर, एक कुंडली रखी हुई है। ठीक है, अब इस कुंडली को टरबाइन से जोड़ दो, इस कुंडली को पवन चक्की से जोड़ दो, तो ये कुंडली गति करेगी, और चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली गति करेगी तो इस कुंडली के अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा क्या है, क्षेत्र चुंबक। इस क्षेत्र चुंबक के बीच में आर्मेचर या कुंडली रखी हुई है। कुंडली कैसे बनाई है, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लेकर उस पर कॉपर का या एल्यूमिनियम का बहुत सारा वायर लपेट दिया। अब बेटा देखो इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने के लिए ब्रश लगाए हुए हैं, दो ब्रश लगे होते हैं, B1 एंड B2, और साथ ही साथ दिक् परिवर्तक। ठीक है, अब बेटा देखो परिपथ पूरा करने के लिए बाहर से हमने एक प्रतिरोध लगा दिया। अब ये सारा अरेंजमेंट जब भी यहां पर यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग में लेगा तो बाहर निकालकर हमें देगा कुछ ना कुछ विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब बेटा देखो विद्युत ऊर्जा को में परिवर्तित करने वाली युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र डायनेमो कहलाती है। अब थोड़ी बहुत इसके बाद थ्योरी है कि बेटा देखो जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती जाती है, जैसे जैसे मैकेनिकल एनर्जी बनती जाती है। अच्छा देखो ये दो प्रकार के होते हैं, एसी वाला भी अलग होता है, डीसी वाला भी अलग होता है। एसी वाला जो होता है जो एसी को कन्वर्ट करता है, जो एसी को कन्वर्ट करता है उसे बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और जो डीसी बनाता है उसे बोला जाता है दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, दिष्ट धारा जनित्र याद रखना। ठीक है, अब बेटा देखो लगातार एक ही दिशा में जब धारा प्रवाहित होगी तो उसे दिष्ट धारा बोलेंगे, जब धारा की दिशा बदलती रहेगी तो उसे बोला जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है बेटा, जनित्र भी दो प्रकार के होते हैं। अब बेटा हमारे घरों में जो बिजली आती है, हमारे घरों में भी बिजली आती है। आप ये मुझे देख पा रहे हैं, मोबाइल चार्ज करा होगा आपने लैपटॉप चार्ज किया होगा, आपने वाईफाई लगाया होगा, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ना कुछ कंजम्पशन पर काम करती हैं। अब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना बेटा, वो 220 वोल्ट पर आती है। किस पर आती है बच्चे, 220 वोल्ट पर आती है। अब 220 वोल्ट पर आती है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज की होती है। कितनी होती है बच्चे, 50, मतलब एक सेकंड में वो 50 बार, एक सेकंड में 50 बार धनात्मक चक्कर लगाती है और 50 बार ऋणात्मक चक्कर। ऐसे आसान शब्दों में बोलें तो एक सेकंड में 50 बार आती है और 50 बार जाती है। तो इस एक सेकंड में 100 बार दिशा बदलती है, एक सेकंड में 50 बार आ रही है और 50 बार जा रही है। तो दिशा कितनी बार बदली बच्चे, 100 बार बदली। अब बेटा देखो ध्यान से, हमारे घरों में जो सप्लाई होती है ना, सामान्यतः 50 हर्ट्ज पर ही होती है। क्या किस पर ही होती है बच्चे, 50 हर्ट्ज पर ही होती है। अब जिन तार द्वारा हमारे घरों तक आती है, जिन तारों की सहायता से हमारे घरों तक आती है, उन्हें कहा जाता है, आप देखना बिजली के खंभों पर बहुत सारे तार लगे होते हैं, बिजली के खंभों पर बहुत सारे तार लगे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है मेंस। ठीक है, अब उसके बाद वो हमारे घर पर आ जाती है, उसके बाद हमारे घर पर आ जाती है तो वो मेन लाइन जो होती है ना, घरेलू लाइन में कन्वर्ट हो जाती है।
अब घरेलू लाइन में 1 से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। और जो बाहर 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 जो मेन लाइन है पावर लाइन, उसमें 15 एम्पियर तक की धारा प्रवाहित हो सकती है। देखो ये मान परिवर्तित हो सकते हैं, ये मान ये ना सोचना कि यही हो, ये मान हो सकता है आपके घर में 10 एम्पियर उपयोग होता, हो सकता है आपके घर में 16 एम्पियर उपयोग होता, तो उस स्थिति में घरेलू धारा का मान 16 एम्पियर हो जाएगा। होता है अप्लाइंसेस हैवी होते हैं। अच्छा देखो आपके यहाँ हो सकता है बहुत हैवी इंडस्ट्री हो, यदि बहुत हैवी इंडस्ट्री है तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा धारा की आवश्यकता होगी, तो हो सकता है 50 एम्पियर हो। तो ये मान परिवर्तित होते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब अच्छा देखो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है ना, हमारे घरों में जो सप्लाई होती है उसके बारे में समझाया। सबसे पहले जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनकर कहां पर आती है, हमारे आसपास के सब स्टेशन पर। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे कहा जाता है पावर हाउस। पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर की तरफ आती है और ट्रांसफार्मर की सहायता से विद्युत पोल और तांबे के मोटे तारों द्वारा घरों तक पहुंचा। आप देखना आपके आसपास बिजली के खंभे लगे होंगे, आपके आसपास जो बिजली के खंभे लगे होंगे उसमें मोटे मोटे तार तांबे एल्यूमिनियम के लगे होते हैं, ठीक है। अब अच्छा देखो हर एक तार होता है जो कवरिंग से लगा होता है, जो इसमें लाल वाला जो तार होता है ना, लाल रंग का जो तार होता है, ये विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है, सामान्यतः लाल रंग होता है। अब ये जो तार है ना, यही हमारे घरों में धारा प्रवाहित कर रहा है। आप क्या देखना, 2 तार आते हैं, एक तार होता है 220 वोल्ट पर, एक तार होता है 0 वोल्ट पर। एक तार का विभव जो होता है ना उच्च विभव होता है और एक तार का विभव 0 होता है। और जब तक आप दोनों तार को नहीं मिलाओगे तो विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तो विभव के अंतर की वजह से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो एक तार लाल रंग का होता है और दूसरा तार उदासीन होता है, जो हो सकता है नीले रंग का, हो सकता है पीले रंग का, डिपेंड करता है किस तरह का उपयोग किया। अब बेटा तीसरा तार भी होता है जिससे भूतार। यह भूतार हमारे यहाँ नहीं आता, ये भूतार हमारे यहाँ बनाया जाता है। अर्थिंग, ये अर्थिंग का जो उपयोग होता है, जैसे कि कभी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से हमें करंट लग सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो उस खतरे से बचाने के लिए, किसी को करंट ना लगे उस खतरे से बचाने के लिए हमारे घरों में एक तीसरे कलर का जैसे मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा अरेंजमेंट, ये रहा, दिख रहा ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला जो है ना ये अर्थिंग होता है। इसको हमेशा बड़ा रखा जाता है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि जैसे ही मैं इसको सॉकेट में डालूंगा ना तो देखो सबसे पहले किसका कनेक्शन होगा, बड़े वाले का। अगर बड़े वाले का कनेक्शन हो गया अर्थात आपके जो उपकरण है ना, उपकरण में से यदि ज्यादा धारा प्रवाहित होती है, यदि उपकरण में से अति धारा प्रवाहित होती है किसी भी कारण से, तो वो धारा ज्यादा प्रवाहित होने के कारण वो अर्थ के अंदर पहुंचा देगा, अर्थिंग पृथ्वी के अंदर पहुंचा देगा। बेटा याद रखना ये सारे नियम यहां पर उपयोग होते हैं। अब बेटा सुनना ध्यान से, घरों में प्रयोग करने वाले अलग अलग परिपथ होते हैं, जैसे 5 एम्पियर के उपकरण के लिए बल्ब, ट्यूब इस टाइप के, और 15 एम्पियर के उपकरण जो होते हैं हीटर, रेफ्रिजरेटर इस तरह के हो सकते हैं। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे यहाँ मीटर पर आती है, मीटर के बाद फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक सुरक्षा डिवाइस होती है जो कि हमारी सुरक्षा करती है किसी प्रकार के शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। फ्यूज का एक तार होता है जो कि कम गलनांक का बना होता है, ठीक है, जिसका गलनांक कम होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा अतिभारण, इसको ओवरलोडिंग भी कहा जाता है। अरे यार आपके यहाँ वायर की कैपेसिटी है 5 एम्पियर की, लेकिन आप चला 50 एम्पियर रहे हो, तो आपने उपकरणों की कुल सीमा इस स्वीकृत सीमा से बढ़ा दी जाती है, तो इसे अतिभारण कहा जाता है। अब बच्चे देखो आप क्या, जैसे आपको मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, पतले तार से काम हो जाएगा यार। अब आप मोबाइल चार्ज करने वाले पतले से तार से आप रेफ्रिजरेटर चला दो तो उस तार में से ज्यादा धारा प्रवाहित होगी ना, तो उस तार की कैपेसिटी ही नहीं है, आप उस तार में से ज्यादा धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो इस घटना को कहा जाता है ओवरलोडिंग, अतिभारण, ठीक है। अब बेटा आगे लघुपतन, हिंदी में से लघुपतन, अंग्रेजी में से शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या होता है, हर एक तार के ऊपर एक परत जमी होती है, एक परत लगी होती है, विद्युत रोधी परत होती है, लेकिन किसी कारण से यदि वो विद्युत रोधी परत हट जाए और दोनों तार कांटेक्ट में आ जाए तो वहां पर विभवांतर बहुत अधिक बन जाता है, तो उनके बीच धारा का प्रभाव बहुत तेजी में बढ़ जाता है। इस घटना को कहते हैं बच्चे लघुपतन। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चे, लघुपतन। तो यदि किसी कभी कभी विद्युत रोधी परत के तार के विद्युत रोधी परत के खराब हो जाने से या फिर क्षतिग्रस्त हो जाने से दोनों तार एक दूसरे के संबंध में आ जाते हैं। जब दोनों तार एक दूसरे के संबंध में आ जाते हैं तो उनका प्रतिरोध लगभग 0 हो जाता है, ठीक है, और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को लघुपतन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब फ्यूज, लघुपतन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गई। अब ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों की कंडीशन में ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है, तो ज्यादा धारा प्रवाहित होने से रोकने के लिए
हम एक डिवाइस का उपयोग करते हैं फ्यूज। वैसे तो आज के टाइम में एमसीबी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लेकिन फ्यूज भी उसी तरह का एक, फ्यूज जो होता है ना ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस पर कार्य करता है? ऊष्मीय। फ्यूज एक कम गलनांक का तार होता है जिसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। अब जब इसमें से बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है ना, तो ये जो फ्यूज का तार होता है ना, इस फ्यूज का तार अपने आप को तोड़ लेता है। अब अपने आप को नुकसान पहुंचाकर, अपने आप को तोड़कर धारा के प्रवाह को रोक देता है। धारा के प्रवाह को क्या कर देता है बच्चे? रोक देता है। तो फ्यूज एक कम गलनांक का तार होता है। फ्यूज एक कम गलनांक का तार होता है, ठीक है, जो कि हमारे उपकरणों में जब अतिभारण होता है, अतिभारण मतलब शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग, ये ओवरलोडिंग हो गई, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इस कंडीशन में जो करंट है वो ज्यादा लग रहा है, ये करंट है वो ज्यादा लग रहा है, ज्यादा करंट लग रहा है तो यार दिक्कत हो सकती है, शॉर्ट सर्किट, आग लग सकती है, उपकरण खराब हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूज का उपयोग करते हैं। अब धारा ज्यादा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा भी ज्यादा बनेगी। जब धारा ज्यादा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा भी ज्यादा बनेगी, और तार का गलनांक कम है, और तार का गलनांक जब कम है तो उसके कारण फ्यूज का तार अपने आप को पिघला लेता है, जिससे परिपथ टूट जाता है। हमेशा फ्यूज को आप लाइव वायर के साथ जोड़ोगे, विद्युन्मय तार के साथ जोड़ोगे जिसका विभव 220 वोल्ट होता है। आप अर्थिंग के साथ नहीं जोड़ोगे, आप इसे न्यूट्रल के साथ नहीं जोड़ोगे, हमेशा किसके साथ जोड़ोगे? लाइव वायर के साथ। अब बेटा इसी के साथ एक बहुत प्यारे थॉट के साथ क्लास खत्म होती है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। यार बहुत सी चीजें हैं आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ये सिर्फ आपका काम खराब कर रहा है, आपके मार्ग को भटका रहा है। लेकिन आपको अगर मंजिल तक पहुंचना है ना, आपको अपने सपनों को पूरा करना है ना बेटा, तो सिर्फ आपको सारी चीजें छोड़कर सिर्फ आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी मंजिल की ओर। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं बेटा। मिलते हैं अपन बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बच्चों।